नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन। खास मुलाकात में हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं। मेरे साथ हैं मध्य प्रदेश की युवा विधायक लांजी किरनापुर के एमएलए हिना कावरे। आज उनके निवास पर लंच पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। चुनावी परिदृश्य के बीच ये बातचीत बहुत खास है। हिना कावरे पर इस वक्त महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है महाकौशल की चुनिंदा सीटों की। कमलनाथ जी की टीम का वो बहुत अहम हिस्सा हैं, बहुत अहम कड़ी हैं। इस नाते उन पर जिम्मेदारी है कमज़ोर सीटों पर कांग्रेस के बेहतर परफॉर्मेंस की। हाल ही में जन आक्रोश यात्रा शुरू हुई है। जन आक्रोश यात्रा में भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। खुद के चुनाव की तैयारियों में भी वो मसरूफ हैं, बाकी दूसरे क्षेत्रों में भी वो ध्यान दे रही हैं। आज की इस बातचीत में हम हिना जी के साथ राजनीति के बहुत से अनछुए पहलुओं पर बातचीत करेंगे, उनकी जर्नी पर बातचीत करेंगे और इस पल पल बदलती राजनीति के बीच वो कैसे अपना मुकाम बना पाई हैं, कैसे वो खुद को आगे बढ़ाती हैं, कैसे खुद को मोटिवेट करती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हिना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत धन्यवाद इस घर के स्वादिष्ट भोजन के लिए और इस भोजन पर ही हम आपके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? किस उम्र में आप पहली बार एमएलए बनी? आप युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं और कम उम्र में आपने काफ़ी मुकाम हासिल किए हैं। आप 2 बार एमएलए रही हैं, विधानसभा की उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व आपने निभाया है। तो पहले अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में बताएं और साथ ही भोजन भी शुरू करें। देखिए, लीजिए आप शुरू करिए। सबसे पहले तो मैं राजनीति में आने का सीधा सा है कि फादर के बाद जो घटना हुई, मदर हमारी टोटली हाउसवाइफ थी। मैं 10th में थी उस समय और मम्मी के साथ ही हमको मेहनत करना पड़ता था। परिवार में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो इसके चलते ये था कि सारी जवाबदारियों के साथ काम करना था। तो 15 साल की उम्र में जब पहली बार उपचुनाव हुआ तो स्टार प्रचारक के रूप में मेरा पूरा परिचय क्षेत्र में हुआ। पहली बार मैंने माइक संभाला और उसके बाद से एक तरह से कहना चाहिए कि मम्मी एमएलए थी और पर्दे के पीछे से मैं बाकायदा सारे काम जो उनके विधानसभा के हैं, मतलब फील्ड में तो वो करती थी, लेकिन विधानसभा का जो भी है वो सारी चीज़ें मैं देखा करती थी। और छुट्टियों में जब भी हम आते थे भोपाल से किरनापुर, तो हम लोग बाकायदा उनके साथ क्षेत्र में दौरे करते थे और यही सिलसिला चलता गया। परिसीमन हुआ, परिसीमन के बाद ये परिस्थिति बनी कि डिलिमिटेशन में हमारा क्षेत्र खत्म हो गया। किरनापुर के 2 हिस्से में बढ़ गया किरनापुर। तो लांजी नई सीट थी, नई से लड़ना पड़ा मदर को चुनाव। 2008 में उन्होंने चुनाव लड़ा और वो लूज कर गई चुनाव 8000 वोटों से। तो ऐसी परिस्थिति में मैं तो दिल्ली चली गई थी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, लेकिन हुआ ये कि वापस आना पड़ा। उसके बाद 5 साल 8 से 13 उस 5 साल में जितनी मेहनत हम कर सकते थे, मतलब क्षेत्र में खुद गाड़ी ड्राइव करना, कार्यकर्ताओं के घर पहुंचना, उनके गांव के रास्ते, लोगों का घर, उनके साथ उठना बैठना, सब कुछ वो संपर्क बना। उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस 2010 में मैंने ज्वाइन किया राहुल जी के कहने पर, और उससे ये हुआ कि फिर जो मेरा एक सफ़र शुरू हुआ तो 13 में सीधी सी बात है राहुल जी का निर्देश था तो टिकट मिली। मैं चुनाव लड़ी, पहली बार विधायक बनी और 8000 से मम्मी आ रही थी, 32,000 से मैं जीती। तो एक वो जो उत्साह था उसने मुझे काम करने में बहुत मदद किया। आप राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। हमारे दर्शकों के लिए बता दूं कि लिखीराम कावरे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री थे। जब उनका देहांत हुआ उस समय भी वो मंत्री थे और उस समय हिना जी काफ़ी छोटी थी, 15 साल की थी। बिल्कुल 15 साल की उम्र। पिता की स्मृतियां किस तरीके से आपके साथ चलती हैं? किस तरीके से, चूंकि वो एक बड़े समझदार राजनीतिज्ञ थे जिनको आज 25-30 साल बाद भी लोग उन्हें बहुत आत्मीयता से याद करते हैं, तो पिता की स्मृतियां किस तरीके से आपके साथ चलती हैं? हर दिन, हर पल, हर काम में, क्योंकि उनके बारे में जो लोगों की सोच थी और है कि यदि कावरे जी होते तो हमारा जिला इस तरह से आगे बढ़ता, हमारा जिला उस तरह से आगे बढ़ता सारे लोगों को। और क्षेत्र में तो है ही, क्षेत्र के लोगों का तो है ही, लेकिन जिले और प्रदेश की बात लोग उनसे अपेक्षा करते थे और वही अपेक्षा मुझसे भी करने लगे हैं। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर दिन
मैं अपने काम में, अपने व्यवहार में, अपने सभी चीज़ों में उनको ढालने की कोशिश करती हूँ। आमतौर में राजनीति पे माना जाता है हिना जी कि 40-45 साल की उम्र में भी कई लोगों को स्टार्ट मिलती है। आप बहुत कम उम्र में विधायक बनी, 26-27, अगर मैं ठीक 27 साल की उम्र में विधायक बनी। आप 2 बार विधायक बन भी चुकी हैं और इस वक्त आप एक बड़े, अगर मैं बालाघाट जिले की राजनीति की बात करूं तो आप एक बड़े पावर सेंटर के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। आपका बड़ा योगदान रहा हाल ही में दूसरे दलों से नेताओं को लाने में। अगर हम बात करें बालाघाट विधानसभा की, कटंगी विधानसभा की, तो ये किस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं? कौन सा वो टारगेट है जिसको सोचकर आप बड़े नेताओं की एंट्री करवा रही हैं और क्या दायित्व आपको इस वक्त दिया गया है? देखिए, क्या है कि दायित्व की जहाँ तक बात है तो मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपने फादर के पदचिन्हों पर चल रही हूँ और जिले में बहुत कम उम्र में कांग्रेस पार्टी ने मुझे विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया, तो निश्चित रूप से पार्टी की बहुत अपेक्षाएं भी मुझसे है और जो भी अच्छी संभावना जिले के लिए या प्रदेश के लिए मेरे दिमाग में रहती है, मैं उस पर काम करने का प्रयास करती हूँ और आप देखिए सफलता मिल भी रही है। बड़े नेताओं का पूरा आशीर्वाद रहता है, उनका पूरा मार्गदर्शन रहता है। हिना कावरे का हर कदम बड़े नेताओं के मार्गदर्शन पर निर्भर करता है, उनके जो निर्देश होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और जिले की परिस्थिति, जो जिले के, जो हमारे फादर के समय के लोग हैं, जो पुराने कांग्रेस के लोग हैं, उनकी जो सोच होती है, मैं हमेशा उनसे संपर्क स्थापित करती हूँ, उनकी सोच के साथ काम करती हूँ और निश्चित रूप से जो भी निर्णय आप मेरे देखेंगे उसमें उन सब का समावेश होता है। बिल्कुल। आपकी अपनी लांजी विधानसभा की हम बात करते हैं, बड़ा ये इस क्षेत्र को बड़े अलग नज़रिए से देखा जाता है। माना जाता है कि यहाँ की जनता बड़े सोच समझकर निर्णय लेती है और काफ़ी राजनीतिक रूप से काफ़ी समझदार है, एक्टिव है, प्रोएक्टिव है। इस बार आप लांजी में क्या देख रही हैं? इसमें कोई दो मत नहीं कि हमारी लांजी की जनता टोटली पॉलिटिकल है, बहुत शार्प है और उनको पता है कि जब थोड़ा ही समय मिला था सरकार में रहकर काम करने का, विपक्ष में रहकर काम करना तो मेरा उनने देखा था, लेकिन सरकार में रहकर मात्र 15 महीने की सरकार में जब उनने हमारा काम देखा तो आज तो पूरे प्रदेश को वो पढ़ रही हैं और उसके तहत उनको पता है कि हमारे जो विधायक है उनको हम जिता कर लाएंगे और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उसका अल्टीमेटली फायदा लांजी को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बहुत पॉजिटिविटी है हमारे यहाँ और न केवल हमारे कार्यकर्ताओं में बल्कि हमारे यहाँ की जनता में। मैं तो वो कहूँगी कि जनता में भी उतनी मतलब बहुत सकारात्मक सोच वाली जनता है हमारी, तो हमेशा मेरे निर्णय में वो हमेशा साथ रहती है। मतलब बहुत ओपन तरीके से कोई भी बात मैं भी उनसे करती हूँ, वो भी मुझसे करते हैं, तो अपेक्षाएं उनकी पॉजिटिविटी को लेकर है। सब 50 पार का नारा हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं और उनको उसी दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। तो ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है कि आज वो यहाँ इतने मजबूती से काम कर रहे हैं और उन्हीं के चलते मैं जिले में भी काम कर पा रही हूँ और बल्कि प्रदेश की भी जो जवाबदारी मुझे मिलती है वो भी मैं निभा पा रही हूँ। बिल्कुल। ये 32,000 से जीतना, फिर 18,000 से जीतना और इस बार 50,000 का लक्ष्य तय करना, तो इसका कितना दबाव होता है? क्योंकि अल्टीमेटली आप एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक जीवन में भी काम कर रहे हैं। इसके बीच में वोटों की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं कभी जीत में इतने से जीतना या उतने से जीतना मेरे काम में तो नहीं रहता। मैं तो जिस दिन विधायक बनती हूँ उसके दूसरे दिन से अपना काम शुरू कर देती हूँ कि हमारे क्षेत्र के लिए क्या हो गया, जिले के लिए क्या हो सकता है, क्या कुछ अच्छा हम कर सकते हैं, उस पर मैं हमेशा काम करती हूँ। और ये जो आंकड़ा है ये मैं तय नहीं करती, ये हमारे कार्यकर्ता और हमारे क्षेत्र की जनता ही तय करती है। पहली बार का भी आंकड़ा उन्होंने ही तय किया था, क्योंकि जब मैं घूमती थी तो सब कहते थे कि इस बार तो हम जो है वो 30,000 से ऊपर जाएंगे, 30,000 से ऊपर जाएंगे। अभी सबका नारा है कि 50,000 से ऊपर। ये 50,000 का नारा मैंने उनको नहीं दिया, इससे दबाव मेरे ऊपर नहीं है, उन्होंने पब्लिक में दिया है। तो इसलिए मुझसे ज्यादा प्रेशर में अभी वो है कि कैसे बूथों से हमको वोट बढ़ाने हैं। तो सारा समीकरण हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र की जनता ही करती है। मैं तो केवल काम करती हूँ, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि पहली बार जब मुझे लोगों ने विधायक बनाया था तो मैंने 1 रुपए का भी कोई काम नहीं किया था, लेकिन केवल एक विश्वास था और वही विश्वास के दम पर मैं विधायक बनी। और उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो विश्वास लोगों का बढ़ता गया। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण होता है विश्वास। आज न केवल लांजी की जनता बल्कि पूरे बालाघाट जिले और मध्य प्रदेश में भी हमारे शीर्ष नेतृत्व को इतना विश्वास है कि हिना जी को यदि कोई भी काम हम देंगे तो वो करेंगी। तो ये विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है राजनीति में, जो आज मुझे लगता है कि मुझे जनता ने दिया है। बालाघाट जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों के अपने अपने समीकरण हैं। इन सब के बीच में कांग्रेस की क्या संभावनाएं आपको लग रही हैं और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस जा रही है? जन आक्रोश यात्रा भी यहाँ पर निकलने जा रही है। किस तरीके से आप कांग्रेस की बातों को जनता के बीच ले जा रहे हैं?
देखिए, जनता के बीच ऑलरेडी बातें हैं। 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनके बीच में वो सारे मुद्दे हैं। हमको तो केवल उनके अंदर के मुद्दों को बाहर लाना है, पब्लिक में उसको लेकर आना है, क्योंकि आज आक्रोश सबके मन में है और कहीं ना कहीं जो जनता है वो भी चाह रही है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर जाए, क्योंकि जब वो मुद्दे सामने आएंगे तभी तो एक माहौल बनता है। परिवर्तन का माहौल तो नो डाउट बन गया है, लेकिन उसको वोट में कैसे कन्वर्ट करना है, इसकी जवाबदारी बहुत गंभीर है। तो जन आक्रोश यात्रा तो एक हमारी जो भी शुरू हुई है, हमारे यहाँ भी वो यात्रा 3 से 4 दिन रहेगी, तो उसकी भी हमारी बहुत जबरदस्त तैयारी है। और सबसे बड़ी बात कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन उससे ज्यादा पब्लिक में उत्साह है कि कब रैली आ रही है, कब हमारे यहाँ से जाएगी, कब क्या होगा। मतलब इतने अभी रैली का जिस दिन से 19 तारीख से शुरुआत हुई है, तब से सब में बहुत जोश आ गया कि कब हमारे यहाँ आ रही, कब ये यात्रा होगी। तो इसका मतलब ये है कि जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के लिए आपकी क्या भूमिका होगी वो हमको तय करना है। हिना जी, बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है। जब से सुरजेवाला जी की एंट्री मध्य प्रदेश में हुई है, इसके अलावा आप भी चुनाव समिति का हिस्सा हैं, सबको इंतजार है कि कौन उम्मीदवार होंगे पहले लिस्ट में। तो इसको लेकर किस तरीके का मंथन चल रहा है, सर्वे के आधार पर किस तरीके से छानबीन चल रही है और कब तक हम उम्मीद करें कि, और क्या पैरामीटर्स हैं उम्मीदवारी के? देखिए, कोई भी पार्टी जब उम्मीदवार तय करती है उसका पैरामीटर केवल जीत होता है जी। और बहुत ही गंभीरता के साथ, इसमें कोई दो मत नहीं कि कमलनाथ जी ने जितना सरकार हमारी जाने के बाद जो उन्होंने मध्य प्रदेश में मेहनत की है, उसके बाद कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ी है, संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। और अभी जो टिकट की बात आप कर रहे हैं वो भी बहुत गंभीरता से, बाकायदा सर्वे भी हो रहा है। सर्वे के साथ साथ जो जिस जिले के सीनियर लीडर्स हैं उन सब से बात करके ही टिकट का, मुझे लगता है कि लगभग टिकटें तो लगभग काफ़ी कुछ डिसाइड हो चुकी हैं और अभी तो जो फॉर्मेलिटीज होती है कांग्रेस में वो होना बाकी है। जैसे ही वो हो जाएगी तो मुझे लगता है जल्दी डिक्लेयर हो जाएगी टिकटें भी। मीडिया रिपोर्ट्स में देखा था कि 4000 से 5000 आवेदन उम्मीदवारों के पहुंचे हैं, इसमें से 230 छांटना और बाकियों की नाराजगी दूर करना, तो इसके लिए क्या प्लानिंग है? आप देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि 4000 5000 आवेदन आ रहे हैं 230 सीटों के पीछे। ये तो कांग्रेस के माहौल को बयां करती है कि हर व्यक्ति इस मौसम में कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहता है। लेकिन ये भी बात सही है कि आवेदन चाहे जितने आए, लेकिन छटाई तो 230 की ही करनी है। वो टफ काम होता है, लेकिन मैंने कहा ना कि जो सीनियर टीम है वो इतनी गहराई से चिंतन करके काम कर रही है, सामंजस्य से बिठा के काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें चुनाव में हमारे लिए प्लस ही होंगी, क्योंकि जिनको टिकट नहीं मिल रही है निश्चित रूप से वो यदि उस स्थिति में होंगे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि दोनों बराबरी में होते हैं, यदि हम उनको टिकट नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं उनको निश्चित रूप से स्थान मिलेगा। सरकार बनने के बाद कई ऐसे रास्ते मिलते हैं, तो ये काम भी एक तरह से पार्टी कर ही रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सामंजस्य बना के ही चुनाव मैदान में पार्टी उतरेगी। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बरसों से इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन आएगा, उन्हें टिकट मिलेगी, लेकिन ऐन मौके पर चाहे रणनीतिक वजह हो या फिर दूसरे कारण हो, बाहरी दलों से आने वाले नेताओं को उम्मीदवार बना दिया जाता है। तो इस पर जो नाराजगी होती है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए कैसे क्या तैयारियां होंगी? मैंने कहा ना कि जो भी चीजें हो रही है कांग्रेस के अंदर, वो सब कुछ सबकी सहमति के साथ हो रहा है। और यदि कहीं कुछ ऊंच नीच हो भी रही है तो उसको संभालने की जवाबदारी भी सीनियर लीडर्स ने लेके रखी है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इस तरह की कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आज कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जो कई सालों से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता के साथ लोगों का काम कर रहा है, वो इस अपेक्षा में भी है कि एक बार सरकार आए तो हम लोगों का काम तो करवा पाए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि सरकार आने के लिए सब लोग बहुत बेचैन हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भी टिकट मांगना सबका अधिकार है और पूरी ताकत के साथ मांगना चाहिए। मैं भी उसकी पक्षधर हूँ, लेकिन जब टिकट एक बार मिल जाएगी तो मुझे विश्वास है कि सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। लाडली बहना योजना, ये आप इसे किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि आप जिस तरीके की राजनीति करती हैं, बालाघाट ज़िला है, वैसे भी यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, आपकी विधानसभा में भी बहुत निर्णायक होती हैं महिलाएं और आपको खासा स्नेह हमेशा से मिलता रहा है। लाडली बहना को लेकर आपका क्या सोचना है? इलेक्शन को ये कितना प्रभावित करेंगी? बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी मैं बीच में ग्वालियर भी गई थी एक प्रोग्राम में, सामाजिक कार्यक्रम था, उसमें काफ़ी जाते वक्त मैं पब्लिक से मिली, महिलाओं से मिली, बातचीत किया मैंने। तो एक बात का सभी महिलाओं में ये बात है कि ये तो अभी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको सरकार लाना है, 18 सालों से इनको याद नहीं आई। और दूसरी बात, जैसे हम लोग और उनके अंदर गए तो आपको बता रही हूँ कि जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत है। जैसे लाडली बहना का जो पैसा है, जो हमारी दिव्यांग महिलाएं हैं जिनको पेंशन मिल रही है 600 रुपये, क्योंकि 300 रुपये मिलती थी, कमलनाथ जी ने उसको 600 किया, वो आज भी 600 भी मिल रहा है। लेकिन उस लाडली बहना योजना में
इन महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, जिसका विरोधाभास है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं और जो भी क्राइटेरिया ने तय करके रहा था काफ़ी लोगों को नहीं भी मिला है, वो तो एक विरोध ही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हम इस बात को सभी जगह बोल भी रहे हैं, और क्योंकि ये बात पब्लिक में भी है कि जो रसोइयाँ हैं, जो मध्याह्न भोजन बनाती हैं, और जो हमारी अतिथि शिक्षक हैं, जो आपके स्कूल में शिक्षा देते हैं, आज वो सारे लोग भोपाल में जाकर आंदोलन कर रहे हैं। केवल इस बात के लिए नहीं कि भाई हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, केवल इस बात के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे पिछले 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, हमको दो। रसोइयों को आपने देखा होगा भी, स्व सहायता समूह की कितनी महिलाओं ने भोपाल में आंदोलन किया, और इसलिए आंदोलन नहीं कि हमारे पैसे बढ़ाओ, इसलिए कि हमने जो काम किया उसका पैसा तो हमको दो। तो जब मेहनत करने वालों का पैसा ये सरकार दे नहीं पा रही है, हर महीने उनको समय पर तनख्वाह नहीं दे पा रही है, तो आप बताओ कि इनको तो ये पैसा तो फ्री में मिल रहा है। तो इतना तो महिलाएं समझती, क्योंकि स्व सहायता चलाने वाली भी सब महिलाएं हैं, और उनको पता है कि जब काम का पैसा सरकार नहीं दे पा रही तो फ्री का पैसा मिल रहा है। इसलिए वो भी दिमाग में बनाकर बैठी कि तुम जब तक दोगे तब तक हम लेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमको करना है। क्योंकि कमलनाथ जी पर एक विश्वास है उनको, क्योंकि कमलनाथ जी ने आप देखो 15 महीने के कार्यकाल में जो भी काम उन्होंने किया आज वो लोगों को याद है, उनको बातों में याद है। 100 यूनिट आप जलाओगे, 100 रुपये आपको बिजली का बिल देना है, ये सारी बातें। और जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अभी 11 वादे पब्लिक में लाए हैं, वो सारी बातों का असर बहुत है। आप देखना कि जैसे 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कमलनाथ जी ने कही थी, उसका इतना तेज असर पड़ा कि आखिर शिवराज जी को 450 में सिलेंडर करने की बात देने की बात करनी पड़ी। अभी वो दे तो रहे नहीं है, लेकिन बात अभी उन्होंने किया है। तो कमलनाथ जी एक कदम आगे चल रहे हैं शिवराज जी से। आपने बताया कि आप 24/7 पॉलिटिक्स करती हैं, और जाहिर सी बात है आपका पूरा वक्त तो उसी में बीतता है। इस बीच में आपके अनुभव आप किस तरीके से साझा करना चाहेंगे? आप अपने 10 वर्षों के इस कार्यकाल को किस तरीके से देखती हैं? राजनीति का जैसे ही नाम आता है तो एक बहुत ही गलत इमेज लोगों के दिमाग में बन गई है। मैं चाहती हूँ कि अच्छे लोग राजनीति में आए, और अगर अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो वो अच्छा ही करेंगे, और अच्छा करेंगे तो राजनीति भी अच्छी ही होगी। और आज हमारा देश यदि प्रगति कर रहा है, हमारा राज्य यदि प्रगति कर रहा है, तो निश्चित रूप से खराब लोग हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं, वही इस देश को चला रहे हैं, वही इस राज्य को चला रहे हैं, वही इस क्षेत्र को चला रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, बिना संकोच के आना चाहिए। और वो आएंगे तो निश्चित रूप से आप देखना कि कई ऐसी चीज़ें निकल कर आती है। जैसे मैंने खुद इस बात को महसूस किया, 10 साल से मैं विधायक हूँ। मैंने अपने पिता और अपनी माता को देखकर काम करना सीखा, और मैंने एक चीज़ सीखी कि पब्लिक से कभी आप गलत बात मत करो, कभी झूठे सपने उनको मत दिखाओ और झूठी बात मत करो। आपने यदि कोई बात कहीं बोल दिया है तो आप उस बात को पूरा करो। क्योंकि लांजी की जब मैं पहली बार विधायक बनी थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि पहले वहाँ नेताओं ने यदि कहीं कोई घोषणा की है मंची, तो वो नेता घोषणा करते थे, पब्लिक सुनती थी, पब्लिक भी भूल जाती थी, नेता तो उससे पहले ही भूल जाते थे। लेकिन आज के समय में ये हमारे यहाँ है कि भाई अगर हमारे विधायक ने कोई बात बोली है तो वो निश्चित रूप से पूरी होगी। ये विश्वास जनता में है, ये सबसे टफ काम होता है। मैंने आपसे कहा ना कि ये विश्वास बना पाना सबसे टफ है। तो राजनीति में अच्छे लोग आए, अच्छे लोग काम करें तो लोग विश्वास करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मतलब कमी है अच्छे लोगों की, बस वो राजनीति से तो दूर रहते हैं। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई, हालांकि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मैं भी राजनीति में परिस्थितियों के चलते ही आई हूँ। मैं भी आना नहीं चाहती थी फादर के टाइम से, लेकिन अब मैं आ गई हूँ। तो ऐसा लगता है कि अच्छे लोग रहेंगे तो अच्छा ही काम होगा। एक पॉलिटिशियन के अलावा आपका और कोई स्पेस है और कोई स्थान है, आपका कोई सर्कल है जहाँ पर कभी आप अपना वक्त बिताएं, अपने आपके फ्रेंड्स हैं या फिर परिवार में आप समय बिताती हैं, और दूसरी कोई अभिरुचि आपकी? देखिए, फ्रेंड सर्कल तो मेरा क्योंकि आप हमेशा विधायक नहीं हो सकते। हाँ, सही है। मैं कॉलेज में थी तब तक मेरा ग्रुप था, हम लोग 8-10 लोग थे। अब तो सबकी शादियां हो गई, सब अपने अपने परिवार में, कोई यूएस में चला गया, बाहर सेटल हो गए, तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। पर रेयरेस्ट हमारी फ़ोन पे बात हो जाती है। और घर की जहाँ तक बात है, तो जब मैं घर आती हूँ तो हम लोग बनते तक कोशिश करते हैं कि या तो दिन में तो रात में तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सब लोग लेट आते हैं। दिन में हम कोशिश करते हैं कि सुबह का नाश्ता हम लोग साथ में बैठकर करें और वहीं सारे डिस्कशन हो। तो मतलब सुबह के जो 2 घंटे रहते हैं उसमें मैं बाकायदा जो पुराने वाले दिन के, जो अगले दिन पिछले दिन के जो काम होते हैं उसको भी, तो सबके बीच में ही बैठकर हम करते हैं कोशिश कि नाश्ते समय, चाय के समय, तो सुबह से उठने के साथ 2 घंटा परिवार के बीच में हमारा निश्चित रहता है। बहुत सारे डिस्कशन जो भी होना है, अगले दिन की प्रोग्रामिंग जो भी होना है, उस सबके बीच में वही तय होती है। तो सब कुछ मतलब ऐसा, चूंकि क्या है निशान जी, शुरू से ही हम इसी माहौल में रहे हैं, हमने शुरू से ये से देखी है, तो हमको कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि समय परिवार को अलग से देना है या कुछ करना है। हमको तो जितना मिल गया हम उसी को जी लेते हैं और बहुत मतलब खुश हैं, सारे लोग संतुष्ट हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब एक दूसरे के का समय नहीं मिल पा रहा है इस बात से दुखी हो, ऐसा कोई नहीं है। सब मगन है, सब खुश है।
चलिए, आपकी बातों से ये समझ में आया कि आप आश्वस्त हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 100%। तो क्या हम उम्मीद करें कि हम एक फ्यूचर की मिनिस्टर से बात कर रहे हैं इस वक्त आने वाले समय? अब ये तो पार्टी तय करेगी, मुझे तो जो काम मिला है मुझे करना है। और अभी तो हमारा पहला मिशन यही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। 150 सीटों का टारगेट राहुल गांधी जी ने दिया है, वो हमको पूरा करना है। और उस 150 सीटों में बालाघाट जिले की 6 सीटें हम जिता कर देंगे। अभी तो हम यही मुहिम पे काम कर रहे हैं। चलिए, बिल्कुल हिना कावरे जी, जिनके निवास पर इस वक्त मैं हूं, बहुत स्वादिष्ट भोजन के बीच ये चर्चा चल रही है। रोटी है, दाल है, सब्जियां हैं, चावल है, पापड़ है, सलाद है और बहुत ही सात्विक आहार है, घर का बना हुआ भोजन है। इस बीच जो बातचीत हुई उससे ये समझ आया कि कितनी सहजता से हिना जी राजनीति में आगे बढ़ते आई हैं। 10 साल से वो एमएलए हैं। इस बीच में वो जिले की दूसरी सीटों पर भी फोकस कर रही हैं। जाहिर सी बात है, उन्हें आदेश है, ऊपर से निर्देश है कि उन्हें अन्य क्षेत्रों के लिए भी काम करना है। यही वजह है कि वो बड़ी जमावट के साथ आगे बढ़ रही हैं, रणनीतिक रूप से कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। और अब इलेक्शन का वक्त आ चुका है, भागदौड़ शुरू हो गई है, नेताओं के पास भी वक्त कम है। ऐसे दौर में ठहर कर लंच के टेबल पर बैठकर बातचीत करना वाकई सुकून देता है। धन्यवाद।